तो वंस अगेन आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और ब्लड ग्रुप टाइपिंग क्यों की जाती है। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसको थोड़ा सा हम रिमाइंड करेंगे। हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ये 4 तरह के होते हैं: ए, वी, एवी और ओ। तो ये तो ब्लड ग्रुप हो गए आपके ना। और इनमें जो एंटीजन होता है, एंटीजन कहाँ होता है? वो होता है आरबीसी की सरफेस पर। तो इसमें एंटीजन ए होगा, इसमें एंटीजन बी होगा, इसमें एंटीजन ए एंड बी, वो दोनों होंगे। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। और इनमें एंटीबॉडी क्या देखी थी हमने कि इसमें एंटीबॉडी बी होगी, इसमें एंटीबॉडी ए होगी, इसमें निल होगी और इसमें एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों होंगी। तो हमने क्या बताया था कि जो मतलब कंडीशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, वो क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन क्या है? डोनर्स एंटीजन एंड recipient antibody should not be same। कि जो डोनर है उसका जो एंटीजन है और रिसिपिएंट की जो एंटीबॉडी है वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ये क्या थी? कंडीशन थी। तभी एक सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। तो इसके आधार पर हमने क्या देखा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल कैसे हो सकता है कि ये ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, ये बी वाला है, ये ओ वाला है और ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला कोई बंदा है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो सकता है? क्योंकि ब्लड ग्रुप जो ए है इसके पास में एंटीबॉडी भी है। तो अगर हम ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड ग्रुप ए वाले को चढ़ाएंगे, अगर ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड हम ए वाले को चढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ए के पास एंटीजन क्या है? ए है। और एंटीबॉडी बी के पास एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। मतलब डोनर का क्या है? एंटीजन और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी। मतलब बी वाले का ब्लड अगर हम ए को चढ़ाएंगे तो बी के पास में एंटीजन क्या है? वी। जबकि ए के पास में एंटीबॉडी क्या है? वी। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे तो वहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाएगा और जिस पेशेंट को ब्लड चलाएंगे वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा। तो इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। तो ए में किसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है? ए सेल्फ को ब्लड दे सकता है। ऐसे ही बी की बात करें तो बी भी सेल्फ को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है। अगर हम ओ की बात करते हैं तो ओ के पास में कोई एंटीजन है ही नहीं। और हमने कंडीशन क्या है कि डोनर्स का जो एंटीजन है और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी शुड नॉट बी सेम नहीं होनी चाहिए। तो ओ के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ए इसको भी ब्लड देगा, ओ इसको भी ब्लड देगा, ओ ए बी को ब्लड देगा और ओ खुद सेल्फ को ब्लड देगा। इसी वजह से क्या है? ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर। अब यूनिवर्सल रिसिपिएंट को देखो, इसके बाद अब क्या करते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप उसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, तो वो रिसिपिएंट और रिसिपिएंट के एंटीबॉडी और डोनर्स का एंटीजन सेम नहीं चाहिए। तो ब्लड ग्रुप ए बी के पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो क्या होगा? जब कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ए भी इसको अपना ब्लड दे देगा, बी भी इसको अपना ब्लड दे देगा और ओ भी अपना ब्लड इसको दे देगा। और ये सेल्फ से तो ब्लड ले ही सकता है। तो ए बी क्या है? यूनिवर्सल
ए क्या है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। बात समझ में आ गई। तो अब हम इससे नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो इसमें क्या होगा, अब हमने इसमें एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं आर एच फैक्टर की बात करते हैं। तो जो हमने अभी, आप लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूज करते समय अगर ब्लड बैंक में गए होंगे या ब्लड किसी का चेक हुआ होगा तो उसमें क्या लिखा होता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, वी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव। तो ये आर एच फैक्टर क्या है, तो इसके थोड़ी सी हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आर एच फैक्टर को सबसे पहले एक मंकी था जिसको बोलते हैं रीशस मंकी। क्या था, एक रीशस मंकी, एक वंदर था जिसके अंदर इसको सबसे पहले देखा गया। तो इस आर एच फैक्टर के लिए 6 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, मतलब 6 कॉमन प्रोटीन्स होती हैं। जिनमें से डी एंड जो डी प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन होती है, उन 6 में से डी, ये क्या है, मोस्ट इम्यूनोजेनिक। ये क्या है, मोस्ट इम्यूनोजेनिक। मतलब डी प्रोटीन जो 6 हैं उनमें से जो 6 हैं, 6 कॉमन प्रोटीन्स होती हैं, 6 जीन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब आर एच फैक्टर के लिए 6 कॉमन प्रोटीन्स होती है, जिनमें से डी प्रोटीन होती है वो मोस्ट इम्यूनोजेनिक होती है। जिसके उस डी प्रोटीन अगर आरबीसी की सरफेस पर है तो समझेंगे कि ये ब्लड कैसा आर एच पॉजिटिव है, और अगर वो डी प्रोटीन एब्सेंट है तो क्या समझेंगे हम, वो जो ब्लड है वो आर एच नेगेटिव है। तो इसके लिए जो एक जीन होता है उस जीन को बोलते हैं आर जीन। ये आर जीन किसके लिए जिम्मेदार होता है, डी प्रोटीन के लिए। और डी प्रोटीन किसके लिए जिम्मेदार होती है, आर एच एंटीजन के लिए। तो अगर इसकी, अब हम थोड़ी सी इनहेरिटेंस की बात करते हैं। इनहेरिटेंस, किसकी इनहेरिटेंस की बात करते हैं, इस आर जीन की। तो आर जीन क्या अपनी 2 फॉर्म में पाया जाता है, किसमें, कैपिटल आर, इसके 2 एलिमेंट, और स्मॉल आर। और कैपिटल आर इज ओवर डोमिनेंट ऑन स्मॉल आर। मतलब अगर ये कंडीशन है तब भी इंडिविजुअल क्या होगा, आर एच पॉजिटिव होगा। अगर ये कंडीशन है कैपिटल आर स्मॉल आर, इंडिविजुअल क्या होगा, आर एच पॉजिटिव होगा। और अगर कंडीशन ये है तो क्या होगा, आर एच नेगेटिव होगा। मतलब ये जेनेटिक कंडीशन ये है कि इसका जो आई जीन होता है, आर जीन होता है, तो आर जीन ही जिम्मेदार होता है इस आर एच फैक्टर के लिए, डी प्रोटीन को बनाने के लिए। तो जो आर जीन है, डी प्रोटीन है, वो उसके 2 एलील होते हैं, कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। अगर कैपिटल आर होमोजाइगस कंडीशन में तो आर एच पॉजिटिव होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो आर एच पॉजिटिव होगा, और रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में है तो आर एच नेगेटिव होगा। तो फॉर आप नॉलेज के लिए 95 to 99% लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, आर एच पॉजिटिव होता है। केवल 1 से 5% लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, आर एच नेगेटिव। तो क्लम्पिंग ना हो कि जो सफल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है तो उसको मैं ब्लड ग्रुप टाइपिंग के साथ साथ हमको और आर एच कॉम्पेटिबिलिटी भी चेक करनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हम जो आर एच पॉजिटिव वाला इंडिविजुअल्स को आर एच नेगेटिव ब्लड दे दें, है ना। आर एच नेगेटिव का ब्लड हम उसको दे देंगे तो फिर उसके भी कॉम्प्लिकेशन को दिखाई देने
पड़ जाएंगे। तो इसका भी डिटर्मिनेशन बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं कि क्या कंडीशंस होती हैं आर एच पॉजिटिव ब्लड और आर एच नेगेटिव ब्लड क्या होता है, ये हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स। तो अगर होता क्या है कि कोई आर एच पॉजिटिव फादर है ना, और कोई दूसरा क्या है आर एच निगेटिव क्या है मदर है, और तो इन दोनों का क्या हुआ, कोई बेबी हुआ। तो जो इनका फर्स्ट चाइल्ड है वो क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड क्या होगा आर एच पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बेबी का जन्म हो रहा है उस समय क्या होगा, प्लासेंटा क्या होगा रप्चर होगा, जिससे क्या होगा, जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, बेबी का एंड मदर का जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और इस मिक्सिंग की वजह से प्लासेंटा के डिटैचमेंट की जगह से जो फीटस का ब्लड होगा, जिसको बेबी बेबी कह रहे हैं, जो फीटस है उसका जो ब्लड होगा, प्लासेंटा रप्चर या डिटैचमेंट की वजह से बेबी और मदर दोनों का जो ब्लड अब एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। एक्सपोज होने से होगा क्या, जो आर एच पॉजिटिव ब्लड था किसका, बेबी का, वो मिक्स हो जाएगा किसके साथ, मिक्स विद मदर ब्लड। अब मदर का जो ब्लड है वो ब्लड आर एच नेगेटिव था, तो जैसे ही आर एच पॉजिटिव ब्लड मतलब आर एच पॉजिटिव वाली आरबीसी फीटस ब्लड की आरबीसी मदर के ब्लड में जाएंगी, तो मदर के ब्लड में जाते ही होगा क्या कि जो आर एच पॉजिटिव एंटीजन है उसको लेकर के मदर की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। क्योंकि डी फैक्टर इज मोस्ट इम्यूनोजेनिक, इम्यूनोजेनिक का मतलब जो इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक करे वो कहलाता है इम्यूनोजेनिक। तो डी प्रोटीन जो कि बेबी की आरबीसी के सर्फेस पर प्रेजेंट है, जिस वजह से बेबी का ब्लड आर एच पॉजिटिव है, वो जब मदर के ब्लड में जाएगा तो मदर के जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और रिस्पॉन्स देगा। तो वो क्या करेगा, आर एच पॉजिटिव ब्लड मतलब जो डी एंटीजन है उसके लिए क्या बनाएगा, आर एच एंटीबॉडी बना लेगा। और वो आर एच एंटीबॉडी क्या करेंगी, जो बेबी का ब्लड मदर के अंदर गया था उसको ख़त्म कर देंगी। उस समय में वैसे भी हो जाएगा ख़त्म। लेकिन जो मदर का ब्लड है वो मदर का ब्लड अब उस आर एच एंटीजन के लिए सेंसिटिव हो गया। कभी भी आर एच ब्लड जैसे एंटर करेगा मदर के अंदर तुरंत ही उस ब्लड की क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। अब अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है, जब कंडीशन सेकंड आती है। कंडीशन सेकंड क्या होती है कि सेकंड चाइल्ड आया, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी क्या होगा, आर एच, क्योंकि पिताजी आर एच पॉजिटिव है तो वो भी क्या होगा, आर एच पॉजिटिव होगा। तो जो मदर का ब्लड था जिसके अंदर आर एच पॉजिटिव ब्लड मतलब फीटस का ब्लड एक्सपोज हुआ था फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे, तो मदर के ब्लड में क्या हो गई थी, मदर जो थी इम्यूनाइज्ड हो गई थी आर एच एंटीजन के अगेंस्ट। और आर एच एंटीजन के अगेंस्ट तो मदर के ब्लड में क्या बनेगी, आर एच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये कौन सी क्लास की एंटीबॉडी होती है,
ये जो एंटीबॉडी, क्या RH एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन हो जाएगा, अब सेकंड जैसी ब्लड होगा, बच्चा सेकंड चाइल्ड भी होगा, RH पॉजिटिव होगा, तो जो मदर के ब्लड से ये जो एंटीबॉडी थी, ये एंटीबॉडी किसके पास चली जाएंगी, सेकंड चाइल्ड के अंदर चली जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। आरबीसी का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। किसके अंदर, जो डेवलपिंग फीटस है उसके अंदर उन आरबीसी का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और जब वो ऐसी कोई घटना हो जाएगी कि जो सेकंड चाइल्ड है, तो प्लेसेंटा के द्वारा मदर के अंदर जो एंटीबॉडी थी वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ चली जाएंगी, फीटस के अंदर चली जाएंगी, उसके आरबीसी को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगी। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्या कहलाती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इससे होगा क्या कि जो बेबी है वो सफ़र करेगा किससे, जॉन्डिस से। वो किससे सफ़र करेगा, जॉन्डिस से सफ़र करेगा। अब जॉन्डिस से सफ़र करेगा तो बेबी क्या हो जाएगा, उसको एनीमिक होगा। क्या होगा, बेबी एनीमिक होगा। तो इस कंडीशन से जैसे ही बेबी की डिलीवरी होगी, उसको क्या करना पड़ेगा हमको कि उसके समय समय पे RH नेगेटिव ब्लड देते रहेंगे 2-3 महीने के लिए, जिससे उस बेबी के अंदर जो भी RH पॉजिटिव एंटीबॉडी जो कि मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के द्वारा उसके अंदर आई थी, वो 2 महीने में ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद बेबी नॉर्मल हो जाएगा। ये किसका क्या, तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि जो न्यूबॉर्न है वो क्या होगा कि उसको हम RH नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, और 2 महीने के बाद, 2-3 महीने में वो जितनी भी एंटीबॉडी मदर के प्लेसेंटा के द्वारा उसके अंदर होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी, और बेबी फिर नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा। मतलब 1 से 2 मंथ तक ये करना होगा, उसके बाद में बेबी क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो आज हमने ये कंडीशन देखी। और ये अबॉर्शन के द्वारा भी, जो मदर और फीटस का ब्लड है वो अबॉर्शन के द्वारा भी मिक्स हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। अब प्रिवेंशन क्या हो सकती है कि जो RH आइसो इम्यूनाइजेशन जो हो रहा था, RH आइसो इम्यूनाइजेशन जो हो रहा था ब्लड की मिक्सिंग की वजह से, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव ब्लड, मतलब फीटस और मदर के ब्लड में जो मिक्सिंग हो रही थी वो मिक्सिंग ना हो, इसके लिए प्रिवेंशन क्या हो सकती है कि जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हो, पता चले कि बेबी क्या है, RH पॉजिटिव है, तो जैसे ही डिलीवरी होगी तो ब्लड क्या होगा, मिक्स होगा। जब ब्लड मिक्स होगा तो ब्लड मिक्स होती है, हम क्या करेंगे, RH एंटीबॉडी आर्टिफिशियली जो बनी होगी इनका इंजेक्शन सीधे मदर को देंगे, तो वो मदर के अंदर जा कर के जो भी बेबी का ब्लड है उसके साथ में आरबीसी उनके साथ में क्लम्पिंग करके उसको एग्लूटिनेट कर लेगा, और वो सारी की सारी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे कि मदर की जो इम्यूनिटी है वो उसके लिए RH पॉजिटिव एंटीजन के लिए एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो मदर क्या रहेगी, मदर की ऐसी कंडीशन रहेगी जैसे कि वो कभी भी RH पॉजिटिव एंटीजन के लिए एक्सपोज ही नहीं हुई है। तो उससे क्या होगा कि जो मदर है उसके अंदर RH एंटीबॉडी डेवलप नहीं होंगी, जिससे नेक्स्ट बेबी जो होगा उसमें दिक्कत कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के लेक्चर में तो इतना ही। और अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, साथ में इसको अपने जो दोस्त हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नीट के लिए या नेट के लिए, IIT JEM के लिए तैयारी करनी है, उनके लिए क्या करना है, शेयर करना है, और साथ में लाइक भी करना है।